हेलो प्यारे छात्रों एवं सहपाठियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद राजन मौर्य को आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर से मैं हिंदी विषय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय रस के साथ या फिर रस नामक टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज हम जानेंगे साहित्य में जो रस होता है इसका मतलब क्या होता है। जो हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें रस के एक या दो क्वेश्चंस ज़रूर होते हैं, मोस्टली होते हैं। तो आज हम रस को समझेंगे। हालांकि पिछली कक्षाओं में या फिर एकेडमिक कक्षाओं में आप लोगों ने इसके बारे में जाना होगा, सुना होगा, ठीक है, लेकिन कुछ बेसिक बातें बताई गई होंगी आप लोगों को, ठीक है। आज हम पूरा रस को व्यवहारिक तरीके से जोड़कर सीखने का प्रयास करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे हर एंगल से कि रस असल में होता क्या है, ठीक है। हालांकि आप अपने पढ़ाई को जारी रखे होंगे और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। और क्योंकि जान ही रहे हैं इस समय कोविड-19 महामारी के कारण आज जो है हम आप नहीं वरन पूरा विश्व भी इससे ग्रसित है। और इस महामारी के दौर में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान दें और अपने छोटे जो भाई बहन हैं घर में उनकी देखभाल करें, सुरक्षित रहें, घर में रहें और इस सब जिम्मेदारियों के साथ अनवरत रूप से अपनी पढ़ाई को भी जारी रखें। क्योंकि इस लॉकडाउन के बाद वैकेंसी जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी होगा वो काफ़ी बड़ी संख्या में होगी वैकेंसी। क्योंकि आप लोग ये मान के ना बैठिए कि स्थिति अभी गंभीर है, ये काफ़ी लंबा चलेगा। सरकार ने इन सबसे हटकर अपनी मंशा जो है जाहिर कर दी है और आप लोग देख रहे हैं कि बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम हुआ, फिर उसके बाद बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर हुआ। तो यानी निरंतर जो है अब परीक्षाएं होंगी महीने दो महीने के बाद। हालांकि जो थोड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं जिसमें नंबर ऑफ़ फॉर्म जो अधिक हैं वो अभी नहीं कराई जा रही हैं। तो मान के चलिए नवंबर दिसंबर तक जो है परीक्षाएं होंगी। इस परीक्षाओं में जो है उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही बेहतरीन परीक्षा अगर बात करें वनडे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यूपी लेखपाल जो है आने वाली है। तो इसकी जो संख्या होगी नियर अबाउट 10,000 के करीब, 10,000 के करीब जो है वैकेंसी आएगी। अगर वर्तमान में बात करें तो 8 साढ़े 8 हज़ार जो है पद यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि आने वाले हैं। लेकिन अगर जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे संख्या में जो है वृद्धि होगी। तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे जो है इस लॉकडाउन का बहुत ही भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए क्योंकि एक छात्र के लिए लॉकडाउन कभी नहीं होता है। छात्र एक लॉकडाउन से कब बाहर होता है आप सोच के बताइए ना। साथ एक छात्र जो होता है उसके लिए हमेशा लॉकडाउन होता है जब तक कि वह सफल ना हो जाए, ठीक है। हमें करना क्या है, बाहरी परिवेश से कुछ लेना देना नहीं है हमने रूम बंद करके हमें अपनी पढ़ाई करना है, ठीक है। तो आप लॉकडाउन या फिर अन्य चीज़ों के चक्कर में ना पड़िए। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, कंपटीशन टफ होने वाला है, मेरिट हाई जाएगी क्योंकि वैकेंसी हुई नहीं है, ठीक है। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका तैयारी का लेवल जो है बहुत अप हो चुका है, ठीक है। तो आप घबराइए नहीं, बल्कि निरंतर जो है इस माहौल में भी आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें और जो एग्ज़ाम्स होंगे आने वाले समय में वो लगातार होंगे। ये हमारा खुद का अपना प्रेडिक्शन है और कुछ विश्वसनीय लोगों से हमने बात की और उनके माध्यम से हमें जानकारी मिली कि जितनी भी वैकेंसियां हैं, ख़ास तौर से अगर यूपी गवर्नमेंट की बात करें तो वो सारी वैकेंसियां जो है 2020 तक जो है कराई जाएंगी और मार्च 2021 से पहले, ठीक है, मार्च 2021 से पहले ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई में ध्यान दें और आइए इसी कड़ी में हम रस के बारे में आज चर्चा करेंगे। हिंदी विषय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। अगर रस के बारे में बात करें तो हम साहित्यिक रस की बात कर रहे हैं, ठीक है। रस का साधारण भाषा में अर्थ होता है आनंद। आप सभी लोग पिछली कक्षाओं में सुने होंगे कि रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आनंद होता है। कहने का मतलब है कि किसी भी साहित्य को या किसी भी कविता को पढ़कर या किसी के द्वारा सुनकर जो हमारे हृदय में आनंद उत्पन्न होता है, ठीक है, या जो हमारे हृदय में भाव उत्पन्न होता है और वह भाव हमारे चेहरे पर दृष्टिगत होने लगता है, उसी को हम रस कहते हैं। साधारणतया रस का अर्थ ही होता है आनंद, ठीक है। तो हम बड़े ही आनंद के साथ बहुत ही अच्छे ढंग से इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। हालांकि ये टॉपिक थोड़ी बड़ी है
एक ही लेक्चर में पूरा वीडियो दे पाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोग इसको ज़्यादा देखना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम कोशिश किए हैं कि लगभग आधा पार्ट जो है रस का समाप्त कर दें, यानी 2 वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे हम रस आपको। तो आप चलिए आप शुरू करते हैं रस के बारे में। देखिए, रस जो है एक काल्पनिक चीज़ है, ठीक है। रस का हम केवल अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। रस को हम देख नहीं सकते, ठीक है। बात समझ में आई ना। रस ना तो लौकिक है, ठीक है। लौकिक का मतलब क्या होता है? जो इस संसार में दिखाई दे, ठीक है ना। रस ना तो लौकिक है और ना ही अलौकिक है, ठीक है। या ना ही लौकिक है, रस ना ही लौकिक है और ना ही क्या है? अलौकिक। अलौकिक। बात समझ में? रस ना ही लौकिक है ना ही अलौकिक है, बल्कि यह क्या है? एक काल्पनिक है। इसका केवल हम अनुभव कर सकते हैं, इसे देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आज हम रस के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि रस होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले जो है रस का उल्लेख जो है, या रस के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, जिन्होंने सबसे पहले साहित्यिक रस के बारे में बताया, उस वैज्ञानिक का नाम है आचार्य भरत मुनि, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है कि रस के प्रवर्तक कौन है, तो आप लोग क्या बताएंगे? आचार्य भरत मुनि। बात समझ में आई ना। तो चलिए हम एक एक पॉइंट जो है आपको बताते चलेंगे और आप एक एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा। यकीन मानिए, अगर परीक्षा में प्रश्न जो है हिंदी विषय से बनेंगे और रस से जो है टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा, तो बस यहीं से क्वेश्चन बनेगा और हम पॉइंट को डिनोट करते जाएंगे और बताते जाएंगे कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ देता है, या माफ़ करिए, प्रश्न पत्र में पूछ देता है कि रस के प्रवर्तक कौन है, ठीक है। तो पहली पॉइंट लिखिएगा आप लोग, रस हेडिंग डालिएगा, या फिर रस यहाँ पर अध्याय का नाम है। पहली पॉइंट क्या है? रस के प्रवर्तक, ठीक है। रस के प्रवर्तक, ठीक है। रस के प्रवर्तक, ठीक ना। तो रस के प्रवर्तक किसे माना जाता है? अभी हमने बताया भरत मुनि को, आचार्य भरत मुनि, ठीक है। भरत मुनि को रस का प्रवर्तक माना जाता है, यानी उन्होंने सबसे पहले रस के बारे में बताया था, ठीक है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? पुस्तक का अगर नाम आप लिखना चाहते हैं, पूछता है एग्जाम में, तो पुस्तक का जो नाम है इनके, माफ़ करिए, इनकी पुस्तक का नाम जो है नाट्यशास्त्र, ठीक है ना। नाट्य शास्त्र, क्या पुस्तक का नाम है? नाट्यशास्त्र। इसी नाट्यशास्त्र को हम पंचम वेद भी कहते हैं, ठीक है। पंचम वेद। 2 बातें हमने बताई, रस के प्रवर्तक कौन है? आचार्य भरत मुनि, और इनकी पुस्तक का नाम क्या है जिस पुस्तक में इन्होंने रस का वर्णन किया है? नाट्यशास्त्र या पंचम वेद, ठीक है। तीसरी बात जानते हैं। तीसरी बात क्या है? उन्होंने रसों की संख्या 8 बताई थी, ठीक है। रसों की संख्या इनके अनुसार कितनी थी? रसों की संख्या कितनी बताई थी? 8। यानी शांत रस को उन्होंने रस की श्रेणी से बाहर कर दिया था। 9 थी, ठीक है। उन्होंने शांत रस को रस नहीं माना था, इसलिए संख्या घटकर कितनी हो गई थी? 8 हो गई थी। शांत रस को रस की श्रेणी से बाहर क्यों किया? क्योंकि उनका अपना ये मानना था कि रस का मतलब आनंद होता है, तो अगर रंगमंच पे शांति उत्पन्न हो जाए तो वहाँ पर कोई आनंद है ही नहीं, ठीक है। इसलिए जो है शांत रस को रस से बाहर कर दिया था, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन हमने बताया। क्वेश्चन क्या था? पहला कि रस के प्रवर्तक कौन है? आप क्या बोलेंगे? सर भरत मुनि, ठीक है, परीक्षा में पूछ सकता है। दूसरा क्या है? इनकी पुस्तक का क्या नाम है जिसमें इन्होंने रस का वर्णन किया है? नाट्यशास्त्र, या इसी को पंचम वेद कहते हैं। रसों की संख्या इनके अनुसार कितनी थी? 8 थी। ध्यान दीजिएगा, इनके अनुसार 8। हम ये नहीं कह रहे हैं कि रस की संख्या 8 है, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि रसों की संख्या भरत मुनि के अनुसार कितनी थी? 8 थी। उन्होंने किस रस को अपनी रस की श्रेणी से बाहर कर दिया था? शांत रस को। इतनी बातें हमने बताया, ठीक है।
चलिए इरेज करते हैं हम। 3 पॉइंट अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, देखिए जब किसी भी व्यक्ति के हृदय में जो है रस उत्पन्न होता है तो रस उत्पन्न होना कोई एकाएक परिघटना नहीं होती है, ठीक है, यानी एकाएक या अचानक रस नहीं उत्पन्न हो जाता है। रस उत्पत्ति से पहले जो है व्यक्ति के हृदय में कुछ क्रियाकलाप होते हैं, तदुपरांत जो है उन सबका जो प्रतिफल होता है वो अस्थायी भाव के रूप में परिणित होकर वो आपके चेहरे पर दृश्यगत होगा, तब जाकर रस की प्राप्ति होती है, ठीक है। उन्होंने रस को समझने के लिए एक सूत्र बताया था, इस सूत्र का क्या नाम है यहाँ पर नोट करिएगा, क्योंकि परीक्षा में सूत्र भी पूछ देता है। विभाव, ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा, विभावानुभाव व्यभिचारी, ठीक है, व्यभिचारी को हम संचारी भी कहते हैं। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग द्रास निष्पत्ति, बात समझ में आई। इन्होंने यह सूत्र बताया था, ठीक है। सूत्र में क्या बताया था कि जब विभाव अनुभाव, ठीक है, व्यभिचारी भाव परस्पर संयोग करते हैं तो रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है, ठीक है। यानी जब विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव परस्पर संयोग करते हैं तो अस्थायी भाव के रूप में परिणित होकर रस प्राप्त होता है। बात समझ में आई। ये क्या है, विभाव, ठीक है, विभाव और यहाँ से अनुभाव, बात समझ में आई। विभाव अनुभाव, यहाँ पे व्यभिचारी भाव है, व्यभिचारी भाव को भी हम संचारी भाव कहते हैं, ठीक है, संचारी भाव, ठीक है। जब ये तीनों संयोग करते हैं तो अस्थायी भाव के रूप में परिणित होकर अस्थायी भाव के रूप में परिणित होते हैं, जिससे हमें रस की प्राप्ति होती है। किसी भी व्यक्ति के हृदय में जो अस्थायी भाव हमेशा विद्यमान रहते हैं, ठीक है, उचित अवस्था आने पर ये सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, ठीक है, ये हमेशा व्यक्ति के हृदय में सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। उचित परिस्थिति आने पर जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है तो यही अस्थायी भाव उचित परिस्थिति आने पर जो है जागृत होकर हमारे चेहरे में परिवर्तन जो कर देते हैं, अर्थात जो रस के रूप में हमारे चेहरे पर जो है दृष्टिगत होने लगते हैं, ठीक है, उसी को हम रस कहते हैं, ठीक है ना। तो विभाव अनुभाव संचारी भाव, ठीक है, जब परस्पर संयोग करते हैं तो क्या बनते हैं, अस्थायी भाव, और यही अस्थायी भाव, ठीक है, यही अस्थायी भाव किस रूप में परिणित हो जाता है, रस के रूप में परिणित हो जाता है। यानी इन सब का संयोजन होने के बाद व्यक्ति को रस की प्राप्ति होगी, ठीक है। जैसे इन सब चीज़ों को हटाकर हम थोड़ा सा व्यवहारिक वे में बात करते हैं, व्यवहारिक तरीके से, आप इसी चीज़ को यहाँ पर छोड़ दीजिए, ठीक है। आगे आइए कुछ व्यवहारिक तरीके से बात करते हैं, ठीक है। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि रस की प्राप्ति एकाएक ऐसे नहीं होती, बल्कि विभाव अनुभाव संचारी भाव और जब परस्पर संयोग करते हैं तो अस्थायी भाव का रूप धारण करके या अस्थायी भाव में परिणित होकर रस के रूप में हमें जो आनंद या फिर रस के रूप में जो हमें प्राप्ति होती है उसी को हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं, या आनंद के रूप में जो प्राप्ति होती है उसी को हम रस कहते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को यहीं पर छोड़ दीजिए, आगे बातें करते हैं व्यवहारिक तरीके से, ठीक है। सपोज दैट आप कहीं बाग में गए, ठीक है, बगीचे में गए, और बगीचे में जो है आम का पेड़ है, ठीक है, और आम उस पे जो है आम लगा है उस बगीचे में, ठीक है, उस पेड़ पर जो है आम लगा है और आम पक्का है, ठीक है, और आप उस बगीचे में पहुँचे पेड़ के नीचे और आपका दिल किया कि उसको जो है तोड़ के हम खा लें, ठीक है। संजोग से उस आम का जो रखवाला है वहीं पर बैठा है, ठीक है, हम रस समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
आम के रस से ही साहित्यिक रस को जोड़ेंगे। समझते चलिएगा, क्योंकि मेरा मोटो बस यही है कि किसी चीज़ को रटवाना नहीं, ठीक है, बल्कि उसके बारे में इस तरह से सोच विकसित करना, सोचने का तरीका जो है बताना कि आप कहीं भी कोई भी उदाहरण मिल जाए, कुछ भी पूछ लिया जाए, आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो मेरा बस एक ही मोटो रहता है पढ़ाते समय, चाहे मैथ पढ़ाऊँ, चाहे हिंदी पढ़ाऊँ, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊँ, मोटो यही रहता है कि वो सोच विकसित की जाए, किसी चीज़ को लेकर वो कॉन्सेप्ट बताया जाए कि जिससे कि आप एग्ज़ाम में जो है आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपको तरीका पता रहेगा, सोचने का तरीका पता रहेगा, तो आप आसानी से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से चीज़ों का उत्तर दे सकते हैं। तो मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे बताएं बस वैसे सुनते जाइएगा, आसानी से आपको समझ में आएगा, ठीक है। सपोज दैट आप बगीचे में गए और वहाँ पर आम का फल जो है लगा हुआ है पेड़ पर, और आपका दिल किया कि उस पेड़ को जो है उस फल को तोड़ लें और तोड़कर जो है उसको खाएं, ठीक है। और संयोग से जो है उसका बगीचे का जो माली है वो वहीं पर बैठा हुआ है, उसकी रखवाली कर रहा है पेड़ की, ठीक है। तो आप उस फल को देखेंगे तो आपके मन में पहले भाव आएगा, ठीक है, यानी विभाव, पहले विभाव उत्पन्न होगा, यानी भाव उत्पन्न होगा कि चलो उसको तोड़ते हैं। बात समझ में आई ना? पहले विभाव आएगा, अर्थात विभाव की परिभाषा क्या होगी? व्यक्ति के हृदय में आने वाला प्रारंभिक भाव, ठीक है, को हम क्या कहते हैं? विभाव। इसका अर्थ क्या होता है? वी प्लस भाव से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है विशेष प्रकार का भाव, ठीक है, विशेष प्रकार का भाव। हम परिभाषा जब इसकी बताएंगे और जब अलग अलग चारों के बारे में बताएंगे तो एक एक चीज़ें समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। और आप ध्यान दीजिएगा, तो आपका दिल किया कि उसको तोड़ने का, सबसे पहले तो आपके मन में यही लालसा आएगी ना, उसको तोड़ लिया जाए, ठीक है। जो ये तोड़ने की लालसा आपके हृदय में आई वही आपका विभाव है, ठीक है। और जब विभाव उत्पन्न होगा उसके तुरंत बाद आप उसका अनुभव करेंगे, ठीक है। या तोड़ें तो कहीं ये माली बोले ना, या फिर कुछ दिक्कत हो जाए, घर पे ना डांट खानी पड़े, ठीक है, तो आप उसके बारे में अनुभव करेंगे, ठीक है। ये विभाव के बाद आप क्या करेंगे? इसका अनुभव करेंगे, इसका अनुभव करेंगे, ठीक है, कि इसे तोड़ना सही है कि गलत है, ठीक है। सपोज दैट आप विभाव अनुभव करने के बाद एक तीसरा भाव आपके अंदर उत्पन्न होगा, जिसे हम संचारी भाव कहते हैं। वो संचारी भाव ऐसा होगा, वो संचरित होगा, यानी बनेगा बिगड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आई? कभी पॉजिटिव कहेगा तो कभी निगेटिव कहेगा, यानी आप पहले देखिए उसको, तोड़ने का मूड बनाएं, फिर उसके बारे में चिंतन किए, अनुभव किए कि सही है कि गलत, फिर उसके बाद आपने क्या किया? संचारी भाव, यानी जब तीसरा भाव उत्पन्न हुआ, वो भाव आपको कह रहा है कि नहीं गलत है, मत तोड़ो, ठीक है, अच्छा तोड़ लो। मेरी बात समझ में आ रही है? वही संचारी भाव है। ये पल में बनता है और पल में बिगड़ता है, इसीलिए क्षणभंगुर भाव भी इसे कहते हैं। एग्जाम में पूछ देता है कि क्षणभंगुर भाव किसे कहते हैं, तो संचारी भाव को क्षणभंगुर भाव कहते हैं। क्षणभंगुर का मतलब क्या है? विज्ञान में आप लोग पढ़े होंगे कि क्षणभंगुर का मतलब क्या है, कि जो नष्ट हो जाता हो। तो संचारी भाव भी पल में बनता है और पल में बिगड़ता है। तो संचारी भाव जो है आपके हृदय में आएगा, आप सोचेंगे कि इसको तोड़ ले या फिर ना तोड़े, तोड़ ले ना तोड़े। फिर उसके बाद एक ऐसा भाव उत्पन्न होगा जो अस्थायी हो जाएगा कि चलिए तोड़ ही लेते हैं। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। इस सब के उपरांत जो है आप फाइनली डिसाइड कर ही लेंगे कि चलिए तोड़ लेते हैं, और जो फाइनली आप डिसाइड कर रहे हैं तो वही भाव जो है आपका अस्थाई भाव है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? वही भाव क्या है आपका? अस्थाई। अस्थाई भाव कौन है? जो आप फाइनली सोच लिए कि चलो तोड़ लेते हैं, और आप फल को तोड़ लिए बिना कुछ परवाह किए, और आम को जो खाने लगे आप, तब जाकर रस की प्राप्ति हुई, ठीक है। मेरा मतलब समझे कुछ, ठीक है। यानी रस की प्राप्ति कैसे होती है? विभाव, अनुभव, संचारी भाव, और संचारी भाव जब परस्पर संयोग करते हैं तो ये अस्थाई भाव में परिणित होकर हमें रस प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये तो रही कुछ व्यवहारिक बातें, साहित्य में भी ऐसे होता है, ठीक है। आप जब किसी कविता या किसी दृश्य को देखते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं, अनुभव करते हैं, ठीक है, उसके अनुसार जो है संचारी भाव उत्पन्न होता है, उस दृश्य के अनुसार या उस कविता के अनुसार, ठीक है। तब वो संचारी भाव जो है, संचारी भाव से जो प्रेरणा मिलती है वो अस्थाई भाव में बदलती है, और अस्थाई भाव जो सुषुप्त अवस्था में रहता है मनुष्य के हृदय में, ठीक है।
जो अस्थाई भाव सुषुप्त अवस्था में रहता है वो फिर जागृत होकर रस के रूप में आपके चेहरे पर दृष्टिगत होने लगता है। ठीक है, चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आइए चर्चा करते हैं इन चारों भावों के बारे में। ठीक है, यहाँ पर रस में कितने भाव होते हैं एग्जाम में पूछ सकता है, तो कितने भाव? 1 2 3 4। ठीक है, इसके प्रकार हैं। तो विभाव की संख्या जो होती है वो 2 होती है, अभी आगे बताएंगे। अनुभाव की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। और अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। ठीक है, ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, हम जब ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे हमने क्या बताया था कि जो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको मैं बार बार इंगित करूंगा और आप उसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, मेरे समझ से जो पिछली पॉइंट हमने बताया उसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, हमने बताया प्रवर्तक भरत मुनि, उनके अनुसार संख्या 8, शांत रस को बाहर कर दिए थे, पुस्तक का नाम था नाट्यशास्त्र या पंचम वेद। इतनी बातें बताई थी। और आगे अब क्या बता रहे हैं कि रस के जो भेद हैं, जो अवयव है, जो अंग है, वो कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। बात समझ में आई ना? विभाव की संख्या कितनी है? 2 है। परीक्षा में पूछ सकता है कि विभाव की संख्या कितनी होती है? 2। अनुभाव की 4, संचारी भाव की 33 और अस्थाई भाव की 9। और परीक्षा में इन सब के अलावा जो है एक क्वेश्चन जो है बहुत अधिक बार पूछा गया है कि रसों में कुल भावों की संख्या कितनी? ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रसों में कुल भावों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो 2 यहाँ, 4 यहाँ, 4 2 6 और 33 यहाँ, 33 6 39 और 9 यहाँ, 39 9 48। ठीक है, तो कुल भावों की संख्या। ठीक है, अगर कुल भावों की संख्या पूछे, कुल भावों की संख्या तो आप कितना बताएंगे सर? 48। और पूछ ले विभाव की संख्या तो आप कितना बताएंगे? 2। अनुभाव की संख्या 4, संचारी भाव की 33 और अस्थाई भाव की 9। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आप अपने हिसाब से अपनी नोट बनाते चलिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर जो है बस सिखाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। ठीक है, तो चलिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और अगर नोट बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए हम इसको इरेज करते हैं और अलग अलग हम विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम विभाव के बारे में जानते हैं। ठीक है, विभाव का हमने अर्थ क्या बताया? विभाव। ठीक है, विभाव जो होता है किसके संयोग से बना है? बी प्लस भाव। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? विशेष प्रकार का भाव। ठीक है, अर्थात वह भाव जो मनुष्य के हृदय में जो होता है रस उत्पत्ति की प्रारंभिक अवस्था कर सकते हैं। ठीक है, या वह भाव जो मनुष्य के हृदय में सर्वप्रथम उत्पन्न होता है। ठीक है, रस प्राप्ति के समय जो सर्वप्रथम भाव उत्पन्न होता है उसे हम विभाव कहते हैं। इसका अर्थ होता है विशेष प्रकार का भाव या बी प्लस भाव से मिलकर बना है। कुछ इस तरह से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन डिफिनेशन क्वेश्चन में एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। ठीक है, हम यहाँ पर कंपटीशन का क्लास ले रहे हैं तो डिफिनेशन उतना ज़्यादा मायने नहीं रखेगी। ठीक है, बस समझ जाइए कि वह भाव जो मनुष्य के हृदय में सर्वप्रथम उत्पन्न होता है, इसका अर्थ होता है विशेष प्रकार का भाव। ठीक है, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, विभाव के 2 प्रकार होते हैं, हमने यहाँ पर बताया था आप लोगों को। ठीक है, विभाव के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 क्या है? आलंबन। ठीक है, नंबर 1 क्या है? आलंबन। और नंबर 2 क्या है? उद्दीपन। ठीक है, उद्दीपन। हमने बताया ना विभाव के 2 प्रकार होते हैं, तो नंबर 1 आलंबन, नंबर 2 क्या? उद्दीपन। ठीक है, आलंबन का अर्थ होता है आधार। ठीक है, आधार। और आधार का मतलब आप लोग क्या जानते हैं? जो मुख्य यानी जिसके कारण रस उत्पन्न होता है उसी को हम आधार, मतलब आधार क्या होता है? किसी चीज़ का बेस है। ठीक है, यानी जिस कारण रस की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण रस की उत्पत्ति होती है उसी को हम आधार कहेंगे। तो ये आलंबन और उद्दीपन। इस आलंबन के 2 भेद होते हैं। ठीक है, इस आलंबन के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। नंबर 1 विषय। ठीक है,
विषय और ये आश्रय। क्या क्या? विषय और आश्रय। मेरी बात समझ में आई? हमने विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव के बारे में थोड़ा सा बताया था, नीचे संख्या बता दी थी। अब अलग अलग चारों को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो विभाव के बारे में हमने क्या बताया? बी प्लस भाव से बना है, जो मनुष्य के हृदय में सर्वप्रथम उत्पन्न होता है, ठीक है। या मनुष्य के हृदय में जो प्रारंभिक भाव उत्पन्न होता है उसी को हम विभाव कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, विषय और आश्रय, ठीक है। और आलम्बन का अर्थ क्या होता है? आधार, यानी जिसके कारण रस उत्पन्न होता है। और बाकी इन तीनों को हम अभी समझा रहे हैं, ठीक है। एक एक करके इन तीनों को हम समझा रहे हैं और एक वाक्य लेंगे, तीनों को हम दिखाएंगे कि इसमें विषय क्या है, आश्रय क्या है और उद्दीपन क्या है, ठीक है। चलिए पहले विषय के बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में तो जान लिए, ठीक है। विषय के बारे में जान लेते हैं। विषय, ठीक है। विषय क्या होता है? विषय के बारे में सर्वप्रथम जान लेते हैं। रस उत्पत्ति का कारण, ठीक है। रस उत्पत्ति का कारण। बात समझ में आई? जिसके कारण रस उत्पन्न होता है या जिसके कारण रस की उत्पत्ति होती है उसी को हम क्या कहते हैं? विषय कहते हैं। विषय समझ में आ गई, ठीक है। आश्रय के बारे में जानते हैं। आश्रय, ठीक है। आश्रय के बारे में जान लेते हैं। जिसके अंदर रस उत्पन्न होता है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? जिसके अंदर रस उत्पन्न होता है, ठीक है। बात समझ में आई? जिसके अंदर रस उत्पन्न होता है। बचा क्या तीसरा? उद्दीपन। नंबर 3 क्या है? उद्दीपन, यही ना है? उद्दीपन क्या है? जिसके कारण रस की शोभा या रस की प्रक्रिया में जो है, रस की प्रक्रिया घट या बढ़ जाती है। जिसके कारण रस की प्रक्रिया घट अथवा बढ़ जाती है उसी को हम उद्दीपन कहते हैं। बस आप इसको देखिए, उसके बाद वाक्य में जब इसका प्रयोग करेंगे समझ में आएगा, ठीक है। जिसके कारण रस की प्रक्रिया घट या बढ़ जाती। बात समझ में? चलिए हमने क्या बताया? विभाव के प्रकार में आलम्बन, उद्दीपन। आलम्बन के कितने भेद? विषय, आश्रय, 2 भेद। विषय का मतलब आलम्बन का मतलब क्या होता है? आधार। विषय और आश्रय और उद्दीपन, हमने तीनों चीज़ों को बताया। विषय के बारे में क्या बताया? रस उत्पत्ति का कारण जो होता है, यानी विषय जो सब्जेक्ट होता है वही ना होता है, ठीक है। सब्जेक्ट का मतलब क्या है? कोई मुख्य चीज़, ठीक है। रस उत्पत्ति का कारण, ठीक है। जिसके कारण रस उत्पन्न होता है उसे हम विषय कहते हैं। आश्रय, जिसके अंदर रस आश्रित होता है। आश्रय का मतलब क्या है? आश्रित, ठीक है। आश्रय का मतलब अभिप्राय होता है ना, ठीक है। यानी जिसके कारण रस उत्पन्न होता है, ठीक है, जिसके अंदर रस उत्पन्न होता है उसे हम आश्रय कहते हैं। और उद्दीपन क्या है? ठीक है, उद्दीपन जिसके कारण रस की प्रक्रिया बढ़ अथवा घट जाती है, ठीक है। जैसे विज्ञान में आप लोग कैटालिस्ट पढ़े होंगे, जिसे हम उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है कि किसी भी प्रक्रिया को या किसी भी अभिक्रिया को प्रभावित कर देना, ठीक है। उत्प्रेरक जो है धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं, अलग बात है। उद्दीपन भी वैसे ही है जिसके कारण रस की शोभा में जो है परिवर्तन होता है, या तो घट जाए या तो बढ़ जाए, ठीक है। उसी को हम उद्दीपन कहते हैं, ठीक है। चलिए बात समझ में आई? इन तीनों का मतलब समझ में आ गया ना? चलिए कोई वाक्य लेते हैं और इन तीनों का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हम वाक्य ले लिए, बगीचे में शकुंतला को
शकुंतला को देखकर, ठीक है, देखकर दुष्यंत बेहोश हो गया। ठीक है, ये हमने वाक्य लिया और इस वाक्य में हम इन तीनों चीज़ों को जो है दृश्यगत करेंगे, यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, तो विषय का मतलब हमने क्या होता है, रस उत्पत्ति का कारण। ठीक है, तो इस वाक्य को अगर आप पढ़ें, बगीचे में शकुंतला को देखकर दुष्यंत बेहोश हो गया, तो रस उत्पत्ति का कारण क्या है, रस किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, शकुंतला के कारण रस उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, बगीचे में शकुंतला बैठी है, ठीक है, और दुष्यंत आता है, उसको देखता है और इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है, उसको देखकर इतना प्रसन्नचित हो जाता है कि वो बिल्कुल अचेत अवस्था में हो जाता है। ठीक है, अर्थात जो उसे रस प्राप्ति हुई, जो उसे आनंद मिला उसे देखकर, उसका कारण क्या है, तो शकुंतला है ना। तो शकुंतला क्या होगा, यहाँ पर विषय होगा। शकुंतला क्या होगी, यहाँ पर विषय होगी। बात समझ में आ रही ना, तो ये विषय है। ठीक है, विषय क्या है, शकुंतला। ठीक है, विषय होगी। आश्रय क्या है, जिसके अंदर रस उत्पन्न हो, तो किसे आनंद मिला, दुष्यंत को, ये क्या हो गया, आश्रय हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, आश्रय। बात समझ में, विषय और आश्रय समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब उद्दीपन समझिएगा, जिसके कारण रस की प्रक्रिया घट या बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस वाक्य को पढ़िए और आप पाएंगे कि यहाँ पर बगीचे में शकुंतला बैठी है। ठीक है, अगर कोई साधारण स्थान पर बैठी होती तो हो सकता था कि उसकी शोभा या फिर वो उतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग रही होती। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है हमारे कि वो बगीचे में बैठी है, इसलिए जो है उसकी शोभा जो है या फिर उसकी सुंदरता जो है वो और ज़्यादा बढ़ जा रही है। तो सुंदरता को बढ़ाने का या रस को बढ़ाने का कार्य यहाँ पर क्या कर रहा है, बगीचा कर रहा है। ठीक है, यानी अगर वो साधारण स्थान पर या कहीं पे जा रही होती, कुछ ऐसा होता, तो उतना ज़्यादा उसे रस की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि वो बगीचे में बैठी है। ठीक है, और बगीचे से जो है यहाँ पर दुष्यंत को जो प्राप्त होने वाला रस है शकुंतला को देखकर, वो और ज़्यादा इसके रस में या फिर और ज़्यादा वह प्रसन्नचित हो जा रहा है। तो यहाँ पर उद्दीपन का कार्य क्या कर रहा है, बगीचा कर रहा है। ठीक है, या इस चीज़ को जो है आप यहीं पर छोड़िए। ठीक है, और व्यवहारिक तरीके से उद्दीपन को समझिए। ये दोनों चीज़ समझ में आ गई होंगी ना, ये मेरे समझ से विषय और आश्रय में कोई दिक्कत नहीं होगा। उद्दीपन हम समझाने जा रहे हैं दूसरे वे से। ठीक है, व्यवहारिक तरीके से। ठीक है, सपोज दैट आप किसी रिलेशन में जाते हैं। ठीक है, आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं और वहाँ शादी है किसी के, मान लीजिए अपने रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं और वहीं पे किसी की शादी है, और उस शादी में जब आप पहुँचते हैं, ठीक है, तो वहाँ का जो माहौल होता है, ठीक है, और जब अपने लोगों से या अपने रिश्तेदार लोगों से मिलते हैं तो आप उस दिन बड़े प्रसन्नचित रहते हैं। ठीक है, घर ही में शादी है रिश्तेदार की, तो आप वहाँ पर गए और लोगों से मिले तो बड़ा प्रसन्नचित हुए हैं। ठीक है, और बहुत खुश है, बहुत रस प्राप्त किया, अर्थात आप आनंदित हुए हैं। ठीक है, और आप वापस सुबह जो है, रात में रुकने के बाद, रात में सभी के साथ मिलने के बाद जो है, सुबह जो है वापस अपने घर आते हैं, और खुदा ना खास्ता कभी भगवान ना करे ऐसा हो, कोई दुर्घटना घटित हो जाती है जहाँ पर आप शादी में गए थे। ठीक है, 2 दिन बाद कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, उसके बाद अगर आप जाएंगे तो उन्हीं लोगों से जब मिलेंगे जिस तरह से शादी में मिलकर प्रसन्न हुए थे, तो उन्हीं लोगों से अगर वैसे मिलेंगे, ठीक है, जो शादी में मिले थे, तो आप उतना ज़्यादा प्रसन्नचित नहीं होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना, हम उद्दीपन समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उतना ज़्यादा प्रसन्नचित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो माहौल अलग था, महफिल सजी थी। ठीक है, वो माहौल अलग था। ठीक है, और वहाँ पर उद्दीपन का कार्य जो था वो महफिल और वो शादी कर रहा था। ठीक है, और वो शादी तो है नहीं, गमगीन माहौल है, दुख का माहौल है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको या फिर आप उसमें प्रसन्नचित नहीं होंगे। ठीक है ना, तो उद्दीपन का कार्य क्या कर रहा था, वहाँ पर शादी कर रही थी। वैसे यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर उद्दीपन यानी इस रस की शोभा को कौन बढ़ा रहा है, बगीचा बढ़ा रहा है। ठीक है, होगी तो वह खूबसूरत, लेकिन बगीचे में बैठने से उसकी सुंदरता और बढ़ जा रही है। इसी कारण जो है दुष्यंत बेहोश हो जा रहा है।
अगर शायद बगीचे में ना बैठी होती तो प्रसन्नचित होता, बेहोश नहीं हुआ होता। ठीक है, बगीचे में है और यहाँ पर उद्दीपन हमें देखने में आपको समझ में आ गया होगा। और विभाव के यही दो प्रकार थे। ठीक है, विभाव के कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। और आलंबन के 2 भेद हमने बताया, विषय और आश्रय। और विषय आश्रय के बारे में बढ़िया से समझा दिया। अब आगे चलते हैं। ठीक है, आप अपना नोट अगर बनाना चाहें तो बनाते चलिएगा, और यकीन मानिए अगर आप बुक से पढ़ेंगे और यहाँ पे समझेंगे तो बहुत फ़र्क होगा। ठीक है, बुक में तो हर चीज़ें दी रहती हैं। ठीक है, लेकिन आप अपने बिल्कुल यहाँ से अगर आप देख के और बुक से समझेंगे तो बहुत आसान होगा। ठीक है, विभाव हम पढ़ चुके हैं। रस के कितने प्रकार थे? 4 थे ना, विभाव, अनुभाव। ठीक है, क्या क्या था? विभाव था। ठीक है, विभाव था, और क्या था? अनुभाव था। ठीक है, और क्या था? संचारी भाव, जिसे हम व्यभिचारी भाव कहते हैं, या क्षणभंगुर भाव, संचारी भाव। ठीक है, उसके बाद अस्थाई भाव पढ़ेंगे, अस्थाई भाव। ठीक है, तो हम विभाव पढ़ चुके हैं। विभाव में हमने क्या बताया? आलंबन और उद्दीपन। आलंबन में हमने क्या बताया? विषय और आश्रय। ठीक है, और सब चीज़ों को हमने बाकायदा अच्छे ढंग से समझाया आपको। ठीक है, आप नोट बनाते रहिए, मेरी यही आपसे आग्रह है। ठीक है, चलिए, संख्या कितनी थी इसकी? 2। इसके हमने 4 बताया था। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, किसके बारे में? अनुभाव के बारे में। अनुभाव के कितने प्रकार होते हैं? 4। ठीक है, पहला क्या होता है? कायिक। ठीक है, दूसरा क्या होता है? वाचिक। तीसरा क्या होता है? आहार्या। चौथा क्या होता है? सात्विक। ठीक है, बस इसके प्रकार जानते रहिएगा, इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, एग्जाम में नहीं पूछता है। ठीक है, हम परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ा रहे हैं, और आप जाके देख लीजिएगा कि रस अगर पूछा गया होगा जितना हम पढ़ा देंगे उसके अंतर्गत इससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, ये हमारा दावा नहीं बल्कि खुद के प्रति विश्वास है, और कुछ चीज़ों को देखकर हमने जो है इस ढंग से आपके लिए बनाया है। ठीक है, तो अनुभाव के कितने प्रकार हैं? 4। ठीक है, कायिक, वाचिक, आहार्या और सात्विक। कायिक का मतलब क्या होता है? काया का मतलब क्या होता है? शरीर। ठीक है, यानी शारीरिक। इसे हम क्या कह सकते हैं? शारीरिक। और वाचिक का मतलब क्या है? वाणी, है ना। और आहार्या का मतलब क्या है? वेशभूषा। ठीक है, और सात्विक का मतलब क्या है? मानसिक। ठीक है, शारीरिक, वाणी, वेशभूषा और मानसिक। कायिक, वाचिक, आहार्या और सात्विक। बात समझ में आई ना। तो ये अनुभाव के 4 प्रकार होते हैं, और हमने विभाव और अनुभाव आपको बता दिया। ठीक है, विभाव अनुभाव बताने के उपरांत अब हम चलेंगे संचारी भाव की तरफ। ठीक है, और संचारी भाव के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो मेरे समझ से सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं संचारी भाव की तरफ। ठीक है, संचारी भाव की हमने संख्या कितनी बताई थी? अगर आपको याद होगा तो हमने वो संख्या बताई थी 33। ठीक है, कितनी संख्या बताई थी? 33। और इसकी कितनी बताई थी? 9। ठीक है, 2 हमने पढ़ लिया। संचारी भाव पढ़ने वाले हैं। संचारी भाव यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिएगा। ठीक है, संचारी भाव। आपको संचारी शब्द से ही क्या लग रहा है? ठीक है, यानी संचरित होना, बदलना। ठीक है, संचरित होना अर्थात बहना। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है, हमने बताया था कि ये मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होने वाला एक ऐसा भाव होता है। ठीक है, जो पल में बनता है और पल में बिगड़ता है। बात समझ में आई? ये पल में बनता है और ये पल में क्या करता है? बिगड़ता है। इसीलिए इसे हम क्षणभंगुर भाव भी कहते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इस भाव को क्या कहते हैं? क्षणभंगुर भाव भी कहते हैं। और ये जो होता है, इसकी संख्या जो होती है 33 होती है। ठीक है, तो इसे इसकी अगर परिभाषा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, वह भाव जो मानव हृदय में हमेशा संचरण करता है उसे हम संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, अगर आप परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं
कि वह भाव जो मानव के हृदय में या मनुष्य के हृदय में सदैव संचरित होता रहता है अर्थात बदलता रहता है, उसी को हम संचारी भाव कहते हैं। बात समझ में? और संचारी भाव की जो कुल संख्या होती है वो 33 होती है। परीक्षा में पूछ लेता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, तो आप कितना बताएंगे? 33। ठीक है। और जो 34वां संचारी भाव माना गया है वो शुक्ल के अनुसार, ठीक है, और शुक्ल के अनुसार जो है 34वां जो है संचारी भाव चकपकाहट को माना गया है। ठीक है। संख्या हालांकि इसकी 33 है। ठीक है। कितनी है? 33। और 34वां क्या माना गया शुक्ल के अनुसार? शुक्ल ने 34वां क्या बताया? चकपकाहट। ठीक है। और वैज्ञानिक, माफ़ करिए, हिंदी के ज्ञाता जो है शुक्ल और नहीं, माफ़ करिए, ग्वाल। ठीक है। ग्वाल ने 34वें को क्या बताया था? ये तो शुक्ल के अनुसार 34वां चकपकाहट था, लेकिन इनके अनुसार जो 34वां था उन्होंने बताया कि 34वां चकपकाहट नहीं बल्कि क्या होता है? छल होता है। ठीक है। पूछ सकता है कि शुक्ल के अनुसार 34वां संचारी भाव क्या होता है, तो क्या बताएंगे? चकपकाहट। और ग्वाल के अनुसार 34वां जो है संचारी भाव क्या है? छल है। बात समझ में आई? तो हमने संचारी भाव के बारे में आपको पढ़ाया। जितना पढ़ा रहे हैं बस इतना आप ध्यान से पढ़ते जाइएगा। ठीक है। और यकीन मानिए क्वेश्चन सही से बनेंगे। ठीक है। हमने संचारी भाव के बारे में क्या बताया कि मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होने वाला वह भाव जो सदैव बदलता रहता है उसे हम संचारी भाव कहते हैं। ठीक है। इस संचारी भाव को हम क्षणभंगुर भी कहते हैं। ये भी पॉइंट नोट करिएगा, क्षणभंगुर। ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? क्षणभंगुर भाव। परीक्षा में पूछ सकता है कि क्षणभंगुर भाव किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? संचारी भाव को। बात समझ में आई ना? हमने संचारी भाव के बारे में आपको क्या बताया कि संचारी भाव वह भाव होता है जो मनुष्य के हृदय में जो है सदैव संचरित होता रहता है अर्थात बदलता रहता है। इसकी जो संख्या है वो 33 है। इसकी संख्या कितनी है? 33 है। शुक्ल ने बताया कि 33 के अलावा एक 34वां जो है संचारी भाव है, उसका नाम उन्होंने चकपकाहट बताया। और ग्वाल ने बताया कि चकपकाहट नहीं बल्कि छल 34वां जो है संचारी भाव है, लेकिन मानी जाती है संख्या इसकी 33। तो एग्ज़ाम में अगर संख्या पूछेगा तो 33 बताइएगा। ठीक है। और पूछ देगा कि शुक्ल के अनुसार 34वां क्या है, तो चकपकाहट बताइएगा। ग्वाल के अनुसार क्या है? छल बताइएगा। कुल भाव की संख्या जोड़ दीजिएगा। अलग अलग पूछेगा, संचारी भाव 33 बताइएगा, अनुभाव की 4 और विभाव की 2 और अस्थाई भाव की 9 बताइए। ठीक है। बात समझ में आई ना? इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब आगे हम चर्चा करेंगे माफ़ करिए अस्थाई भाव के बारे में। ठीक है। अब हम अस्थाई भाव के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि अस्थाई भाव क्या क्या होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग 2 कॉलम बनाइएगा और एक साइड लिखिएगा रस और दूसरी तरफ अस्थाई भाव। ठीक है। 2 कॉलम ऐसे बना लीजिए। एक तरफ लिखिएगा रस, एक तरफ लिख लीजिएगा आप लोग रस। ठीक है। और दूसरी तरफ लिख लीजिएगा अस्थाई भाव। ठीक। अस्थाई भाव। ठीक है। तो चलिए अब बारी बारी से देखते हैं। रस लिख लेते पहले। श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस। ठीक है। हास्य रस, हास्य रस, भयानक रस,
विभत्स रस, ठीक है, कितना हुआ 3 6, विभत्स रस, अद्भुत रस, अद्भुत रस, ठीक है, और क्या है शांत और वत्सल, शांत रस और वत्सल या वात्सल रस, ठीक है, वात्सल रस। कितना हुआ 3 6 9 और 1 10, ठीक है। अब रसों की संख्या 11 हो चुकी है। एक और रस है जिसका नाम है भक्ति रस, ठीक है, भक्ति रस, ठीक है। गिन लीजिएगा 11 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। अब सबका अस्थाई भाव देखते हैं। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव जो होता है रति, ठीक है, रति, इसी को हम प्रेम कहते हैं, ठीक है, प्रेम। करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है वो शोक होता है। क्या होता है? शोक यानी दुख, दुख भी लिख सकते हैं। वीर रस का जो अस्थाई भाव होता है उसे हम उत्साह, ठीक है, वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह। और रौद्र रस का जो अस्थाई भाव होता है, ठीक है, वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह, और रौद्र का मतलब क्या होता है? क्रोध। नहीं, लोग कहते हैं अपने रौद्र रूप में आ गए, अर्थात क्रोधित हो गए हैं, ठीक है। रौद्र रूप का अस्थाई, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध। और हास्य रस का हंसी या हास, ठीक है, हास्य हंसी। भयानक रस का क्या होता है? अस्थाई भाव भय होता है या डर होता है, जो भी बोलिए आप, ठीक है। और विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या होता है? विभत्स रस का, ठीक है, जुगुप्सा, ठीक है, जुगुप्सा, जुगुप्सा, ठीक है। और अद्भुत रस का, अद्भुत का मतलब क्या होता है? अलौकिक, अलग, ठीक है। तो अद्भुत का मतलब क्या होता है? अद्भुत रस का अस्थाई भाव जो होता है वो आश्चर्यचकित कर देने, या फिर आश्चर्य, या फिर अचानक, जो भी लिखिएगा यहाँ पर लिख लीजिएगा विस्मय, विस्मय, ठीक है। शांत रस का जो होता है निर्वेद होता है। शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? निर्वेद। और वत्सल रस का अस्थाई भाव जो होता है, वात्सल रस का वत्सल, ठीक है, वत्सल, ठीक, इसका मतलब क्या होता है? बचपन, ठीक है। और यहाँ पर एक भक्ति रस है, इसका अस्थाई भाव जो होता है ये प्रेम होता है, लेकिन ईश्वर के प्रति प्रेम, जैसे भक्त और भगवान का प्रेम होता है, ठीक है। तो एक प्रकार से प्रेम ही लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा भगवान के प्रति ब्रैकेट में करके, ठीक है। तो ये सब अस्थाई भाव हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है, भगवान के प्रति, ठीक है। आप इसमें लिख लीजिएगा भगवान के प्रति, ठीक है। हमने हर अस्थाई भाव यहाँ पर बता दिया है। हमने क्या बताया कि अब इस समय वर्तमान में रसों की संख्या 11 है। कौन कौन से रस हैं? श्रृंगार रस, करुण रस, 2 हुआ, ठीक है, श्रृंगार रस, करुण रस, और उसके बाद रौद्र रस, ठीक है, श्रृंगार, करुण, रौद्र रस, वीर रस, ठीक है, उसके बाद जुगुप्सा है। मतलब एक तरफ से जो है हमने पूरे रस को यहाँ पर लिख दिया है और सबके अस्थाई भाव को लिख दिया है। और आप इस अस्थाई भाव को देख लीजिएगा, और एग्जाम में जो है पूछ देता है डायरेक्ट कि विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है, तो याद होना चाहिए कि जुगुप्सा है, ठीक है। और वीर रस या फिर रौद्र रस का अधिक पूछता है, क्योंकि वीर और रौद्र में बहुत समानता होती है, ठीक है, वीर और रौद्र में बहुत समानता होती है। ये अधिक बार पूछा गया है एग्जाम में। और यहाँ पर जब हम श्रृंगार रस बताएंगे तो एक श्रृंगार रस का भाग है वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार, ठीक है। श्रृंगार रस के 2 पार्ट होते हैं, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। तो अगर हम उसको समझाएंगे तो जो वियोग श्रृंगार होता है, ठीक है, वियोग श्रृंगार रस होता है, और जो करुण रस होता है, ठीक है, इस दोनों के बारे में पूछ देता है, क्योंकि इन दोनों में समानता है। क्या अलग है इन दोनों में, हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए, अब अस्थाई भाव भी आप याद कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तक बातें हुई।
अब हम आगे जो है श्रृंगार रस आप लोगों को पढ़ाएंगे। और श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है वो रति होता है। श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, वियोग श्रृंगार रस और संयोग श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस जो होता है श्रृंग प्लस आर से बना है, ठीक है, या श्रृंग प्लस आर के संयोग से बना है। और जब भी भाव अनुभाव संचारी भाव परस्पर संयोग करके रति नामक अस्थाई भाव उत्पन्न कर देते हैं तो उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है, श्रृंगार रस में प्रायः जो है नायक नायिका या फिर प्रेमी और प्रेमिका का वर्णन होता है। ठीक है, श्रृंगार रस जो है दो प्रकार के हैं, वियोग और संयोग। वियोग श्रृंगार रस क्या है, ठीक है, हम इसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं, फिर अगली वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, वियोग श्रृंगार रस क्या है कि जब नायक नायिका जो है किसी कारणवश एक दूसरे से अलग हो और उनके बीच जो है मिलने की प्रबल इच्छा हो। ऐसा नहीं है कि अलग हैं और दोनों अपने आप में खुश हैं तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार नहीं होगा। ठीक है, अलग हैं और मिलने की जो है प्रबल इच्छा है तो उस और किसी कारणवश वो मिल नहीं पा रहे हैं तो इस रस को जो उसके बीच में जो भाव उत्पन्न होता है उन दोनों के बीच में उसे हम वियोग श्रृंगार कहते हैं। संयोग श्रृंगार में क्या होता है, ये भी नायक नायिका के बीच का वर्णन होता है, नायक नायिका के बीच का जो ये रस होता है, लेकिन ये क्या है, नायक नायिका एक दूसरे के पास होते हैं। ठीक है, और परस्पर मिलन होता है, प्रेम संबंधी बातें होती हैं। पास होने का मतलब ये नहीं है कि बस पास हो तो संयोग श्रृंगार हुआ। ठीक है, पास हो और आपस में प्रेम संबंधी बातें हो, ठीक है, हंसी मजाक हो, हर चीज़ें आपस में मतलब शेयर करते हैं एक दूसरे से, तब वहाँ पर जो है संयोग श्रृंगार होता है। बात समझ में आई। और वियोग का मतलब दूर होने के बावजूद भी मिलने की प्रबल इच्छा हो। तो खैर इन सब चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे और कोशिश करेंगे जितने भी यहाँ पर रस हैं, नौ रस, सबके बारे में विधिवत ढंग से समझाते हुए और उदाहरण के साथ आप लोगों को बताते हुए चलें। तब तक के लिए हमें यहाँ पर इजाज़त दीजिएगा आप लोग। और हमारे वीडियो को अगर पसंद आए तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ जो है आप लोग शेयर करिएगा ज़रूर। और अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जो है अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमें, यह वीडियो आपको कैसा लगा। क्योंकि हम जो कमेंट खोलते हैं ना, आप लोगों का कमेंट देखते हैं तो उसके अंतर्गत हम यही ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसमें नेगेटिव कमेंट क्या आया है। ठीक है, क्योंकि वो हमारे बहुत अजीज़ होंगे जो हमारे लिए कुछ नेगेटिव या कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे कि सर यहाँ से सुधार करिए, यहाँ पे कमी है। धीरे धीरे हम अपने अंदर सुधार करेंगे और वो हमारे बहुत ही करीब होंगे। तो जो कमियां हों, जो कुछ हो, आप हमसे शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए। कोई चीज़ ना समझ में आई तो हमसे पर्सनली जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ऊपर स्क्रीन पे नंबर है, ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है और इधर कॉर्नर में भी एक व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, दोनों नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और क्रिटिकल कंडीशन में कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कॉल कम करिएगा, बहुत आवश्यक हो तभी करिएगा। व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।